नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति कंथवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। यूपी विधानसभा का आज 5वां दिन। सीएम योगी और नेता प्रतिपक्ष रहेंगे मौजूद। तो आज का दिन हो सकता है हंगामेदार। राज्यपाल के अभिभाषण पर आज भी चर्चा की जाएगी। साथ ही जातीय जनगणना के मुद्दे पर हो सकती है बहस। ये बड़ी और अहम जानकारी लखनऊ से। यूपी विधानसभा का आज 5वां दिन है। वहीं आपको बता दें कि सीएम योगी और नेता प्रतिपक्ष भी मौजूद रहेंगे। साथ ही आपको बता दें कि आज का दिन भी हंगामेदार होने के आसार लगाए जा रहे हैं। आज जातीय जनगणना के मुद्दे पर बहस हो सकती है। तो राज्यपाल के अभिभाषण पर भी आज चर्चा होगी। तो ये हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ गए। अनूप, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आज विधानसभा का 5वां दिन है, क्या कुछ अहम आज रहने वाला है? देखिए जागृति, आज विधानसभा सत्र का 5वां दिन है। पटल पे जो आपकी आम बजट था वो रखा गया था। उसके बाद आज राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होना था, लेकिन कुछ कार्यक्रम संशोधन हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 11 बजे से विधानसभा में धन्यवाद ज्ञापित करना था, लेकिन उनका समय बदल गया है। अब 25 तारीख यानी कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। और दूसरा, अखिलेश यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो सदन में उनका आना था, वो आज नोएडा दौरे पर है। एक जनसभा को संबोधित करेंगे और वहां पर एक मूर्ति का अनावरण होना है। इसी वजह से मुझे लगता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम में बदलाव हुआ है। अब कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद ज्ञापित भी करेंगे और साथ ही साथ जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने तमाम सवाल खड़े किए थे राज्यपाल के जो अभिभाषण पर, कि राज्यपाल का जो अभिभाषण था उस प्रायोजित था, सुनियोजित था, सरकार के द्वारा बनाया हुआ था, इसमें तमाम खामियां थी और तमाम सवाल किए गए थे। चाहे शिक्षा जगत की बात करें या फिर कानून व्यवस्था की बात करें, कानून व्यवस्था फिर तमाम सवाल अखिलेश यादव ने कल खड़े किए थे। उसके साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग पर तमाम सवाल खड़े किए थे कि वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के क्षेत्र में, जहां शाहजहांपुर से वो आते हैं, वहां पर विश्वविद्यालय में तमाम अनियमितताएं हैं, वहां की ओपीडी सही नहीं चल रही है, वहां के जो डॉक्टर हैं वहां पर कमियां हैं, उत्तर प्रदेश में डीजीपी है वो परमानेंट नहीं है। तो तमाम चीजों पर सवाल खड़े किए थे। तमाम उस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आज जवाब भी देना था। साथ ही साथ आज राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद ज्ञापित करना था। अब कुछ कार्यक्रम में बदलाव हुआ है। मुझे लगता है आज डिप्टी सीएम केशव मौर्य शायद उपस्थित रहेंगे और ब्रजेश पाठक भी आज सदन में मौजूद रहेंगे। तमाम विधायक भी रहेंगे। अभी थोड़ी देर बाद हालांकि विधायकों को आना शुरू हो चुका है। अब विधानसभा सत्र में आज प्रश्न उत्तर का एक दौर जारी रहेगा। तमाम जो विधायक हैं, चाहे नेता सदन के प्रतिपक्ष के हों या फिर विपक्ष के हों, तमाम विधायक अपनी बात कहते, अपने क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उनको उठाते नजर आएंगे। बिल्कुल अनूप, और जिस तरह से बताया जा रहा है कि आज जातीय जनगणना का मुद्दा जो है वो उसको लेकर बहस हो सकती है, ऐसे में क्या कुछ आसार लगाए जा रहे हैं? देखिए, जाति जनगणना को लेकर समाजवादी पार्टी की मांग रही है कि या फिर और अन्य दल हैं उनकी भी मांग है जाति जनगणना उत्तर प्रदेश में कराई जाए, तभी विकास के एक जो सबका साथ सबका विकास का एक नारा है तभी संभव हो सकता है। सबकी समाज में किसकी कितनी भागीदारी है, किस वर्ग का कितने लोग हैं, उसी हिसाब से उनको राजनीतिक फायदा भी पहुंचाया जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भी साफ किया जा चुका है कि ये केंद्र सरकार का निर्णय है। केंद्र सरकार चाहे जाति जनगणना करा सकती है। इस पर हालांकि लगातार विपक्ष की मांग भी रही है। अब इस बात को मुद्दा सदन में भी इस बार मुद्दा उठा है कि जाति जनगणना कराई जाए। हालांकि इस मामले पर भी कल सदन में अखिलेश यादव ने अपनी आवाज बुलंद की थी और तमाम सरकार पर आरोप लगाए थे कि सरकार की मंशा साफ नहीं है जाति जनगणना कराने को लेकर। आज उस पर कुछ हंगामे के आसार भी हैं जब सदन में नेता प्रतिपक्ष की तरफ से मनोज पांडे या फिर और भी विधायक इस पर सवाल उठाएंगे कि जाति जनगणना को लेकर किस तरीके से सरकार पीछे हट रही है या फिर सरकार की मंशा क्या है। उस पर जवाब भी संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना देते नजर आएंगे।
जी बिल्कुल अनूप, और जिस तरह से आपने बताया कि अखिलेश यादव का जो है आज कार्यक्रम रहने वाला है और ऐसे में वो सदन में मौजूद नहीं रहेंगे, तो ऐसे में विपक्ष की जो भागीदारी है वो भी आज काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि जातीय जनगणना के मुद्दे के अलावा कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर हंगामा हो सकता है। देखिए, तमाम जो मुद्दे हैं अखिलेश यादव ने कल उठे थे, उसके बाद आज भी खासकर जो कानपुर का देहात का जो मुद्दा था वो काफी अखिलेश यादव ने विस्तार रूप से उठाया था। तमाम गंभीर आरोप लगाए थे, जिला प्रशासन पर, पुलिस पर लगाए थे। उसके बाद उसका जवाब भी हालांकि जो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दिया था। आज जो सदन में तमाम जो क्षेत्र के प्रश्न उत्तर लगे हुए हैं, तमाम जो विधायक हैं उनके अपने अपने क्षेत्र के समस्याएं हैं, उसको लेकर आज सदन में आवाज उठाएंगे। और साथ ही साथ जो सबसे बड़ा मुद्दा जाति जनगणना का है, वो अभी राज्यपाल के अभिभाषण से, और आज 5वां दिन है, तब तक ये हर रोज ये मुद्दा उठता है। इस पर आज भी मुझे लगता है कुछ हंगामे के आसार हैं, और लगातार जिस तरीके से कुछ विधायक हैं वो उनका आना शुरू हो चुका है। कुछ जो विधायक, जिस तरह से आज जो है सत्र का 5वां दिन और ऐसे में काफी अहम भी रहने वाला है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आज यूपी विधानसभा के बजट सत्र का 5वां दिन है और ऐसे में राज्यपाल के अभिभाषण पर आज चर्चा की जाएगी, वही हंगामे के आसार भी लगाए जा रहे हैं। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। बड़ी और अहम जानकारी लखनऊ से आपको बता दें, जहां समाजवादी संगोष्ठी अभियान आज से शुरू होगा। विधानसभा ब्लॉक स्तर पर संगोष्ठी आयोजित होंगी। वही 24 फरवरी से 5 मार्च तक चलेगा ये अभियान। जातिगत जनगणना कराने की मांग में ये अभियान चलाया जाएगा, जहां सपा एमएलसी राज्यपाल कश्यप ने ये जानकारी दी है। ये बड़ी और अहम जानकारी, समाजवादी संगोष्ठी अभियान का आयोजन किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि 24 फरवरी से 5 मार्च तक ये अभियान चलेगा। तो ये बड़ी और अहम जानकारी, जाति जनगणना कराने की मांग को लेकर ये संगोष्ठी अभियान चलाया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि आज से ये अभियान शुरू होगा और 4 मार्च तक चलेगा। तो 24 फरवरी से 5 मार्च तक समाजवादी संगोष्ठी अभियान किया जाएगा। जातिगत जनगणना कराने की मांग को लेकर यह अभियान चलाया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि सपा एमएलसी राज्यपाल कश्यप ने यह जानकारी दी है। तो आज से समाजवादी पार्टी का अभियान शुरू होने जा रहा है। जातीय जनगणना पर यह संग्राम सपा ने छेड़ा और ऐसे में 24 फरवरी से ये अभियान शुरू किया जाएगा। चलिए वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे अहम खबरों के साथ। रोटी की कीमत बढ़ी, क्या रूस यूक्रेन युद्ध ने बढ़ाई? पेट्रोल डीजल महंगा हुआ, क्या युद्ध भी बड़ा कारण बना? ग्लोबल मंदी का डर, भारत में भी युद्ध का असर। जेब हो रही हल्की, विश्व में युद्ध से उल्टी गिनती। दुनिया को हिंदी में देखने का जरिया, एकमात्र ग्लोबल हिंदी न्यूज चैनल TV9 भारतवर्ष। अब तो सब देख रहे हैं, क्या आप नहीं? ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे अहम खबर का। अहम जानकारी आपको बता रहे, आज से सपा का अभियान शुरू होने जा रहा है। वहीं सपा एमएलसी राज्यपाल कश्यप ने जानकारी देते हुए बताया कि आज से जातीय जनगणना को लेकर अभियान शुरू किया जाएगा। 24 फरवरी से 5 मार्च तक ये अभियान चलेगा। तो समाजवादी संगोष्ठी अभियान की शुरुआत आज से की जाएगी। वही हमारे सहयोगी तौकीर किदवई हमारे साथ जुड़ गए हैं। तौकीर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आज से समाजवादी संगोष्ठी अभियान की शुरुआत हो रही है, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल रही है? लेकर पूरी पार्टी अब उधर एक तरफ सदन चल रहा है, तो दूसरी तरफ जातीय जनगणना का मुद्दा लेकर अब जो ओबीसी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष है राजपाल कश्यप, उनकी अगुवाई में करीब 5 जिलों में संगोष्ठी आयोजित की जाएगी। सदन में भी जातीय जनगणना का मुद्दा अखिलेश यादव काफी उठाए हुए हैं और यही वजह है कि अब उनके जो पार्टी के और पदाधिकारी हैं, जो ओबीसी के नेता है, ओबीसी वर्ग से आते हैं, शुरुआत करने जा रहे हैं।
कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केंद्र बात होगी 24 फरवरी से, यानी कि आज से ये अभियान शुरू हो रहा है बनारस से, और उसके बाद कई जिलों में होगा, जिसमें सोनभद्र है, मिर्जापुर है, भदोई है। इसके अलावा इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में 5 तारीख को ये समापन होगा, जिसमें माना जा रहा है कि इसमें शामिल हो सकते हैं गोष्ठी में, क्योंकि बड़े पैमाने पर यहाँ कार्यक्रम रखा गया है। शिवपाल सिंह यादव भी लगातार जाति जनगणना के मुद्दे पर हमलावर है भारतीय जनता पार्टी को, और जिस तरह से भाजपा के जो बड़े नेता है उन्होंने पहले इसमें समर्थन भी किया, बाद में उनको बैकफुट पे आना पड़ा, यानी कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने जो लकीर की है उसको उसे कामयाबी भी मिल रही है। अब प्रदेश स्तर पे अभियान चलाया जाएगा। 2024 लोकसभा चुनाव में इससे कितना फायदा हो गया तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल जाति जनगणना का मुद्दा बिहार में काफी कारगर रहा, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में भी इसको आजमाया जा रहा है। अखिलेश यादव लगातार जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। अब वो राजपाल कश्यप जो ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष हैं, उनकी कमान सौंपी गई है। अब ये अभियान 24 मार्च से 5 अप्रैल 24 फरवरी से 5 मार्च चलाया जाएगा, लेकिन इससे कितना फर्क पड़ेगा आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल ये अभियान काफी मायने में क्योंकि समाजवादी पार्टी अब ओबीसी की राजनीति पर पूरी तरह से उतर आई है। भाजपा को घेरने का यही तरीका उनको समझ में आया है कि लगातार ओबीसी को अपने खेमे में लाने के लिए सड़क कार्यक्रम करने होंगे। अब देखना होगा कि इससे कितना फर्क पड़ेगा आने वाले समय। जी बिल्कुल तौकीर, और ये भी जानना चाहेंगे इस अभियान में कौन कौन लोग मौजूद रहेंगे और आज से इसकी शुरुआत होने वाली है, आज क्या कुछ खास रहने वाला है? देखिए, मैंने आपको बताया कि सदन चल रहा है जहाँ पर जाति जनगणना का मुद्दा सबसे ज्यादा गर्म है। ऐसे में जो अब जाति जनगणना को लेकर अभियान समाजवादी पार्टी ने शुरू किया है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र से शुरू किया, यानी कि सबसे ज्यादा जो हॉटस्पॉट कहलाता है राजनीति का, वहां से इस अभियान की शुरुआत की जा रही है। राजपाल कश्यप इसे धार दे रहे हैं इस अभियान को। कई ओबीसी के जो बड़े नेता हैं, जो एससी के बड़े नेता हैं, उनको इसमें लगाया गया है। जो राजपाल कश्यप के अलावा जो और भी कई बड़े नेता हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं नरेंद्र पटेल, वो सब इस अभियान का हिस्सा रहेंगे। अब इसके अलावा जो अलग अलग क्षेत्र हैं जहां पर ओबीसी वर्ग की तादाद ज्यादा है, ऐसे जिलों में फिलहाल शुरुआत की गई है। भदोई है, मिर्जापुर है, सोनभद्र है। जी तौकीर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता दें जहां से सपा का संगोष्ठी अभियान शुरू होने वाले जा रहा है, तो वही खबरों में आगे बढ़ेंगे जहां कानपुर सपा विधायक इरफान सोलंकी से जुड़ी ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे। इरफान महाराजगंज से कानपुर कोर्ट में पेश होंगे। आज महाराजगंज से कानपुर कोर्ट में इरफान को पेश किया जाएगा। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रही। जानपाल की इरफान की फास्ट ट्रैक कोर्ट में आज सुनवाई होगी। तो वही महिला की झोपड़ी में आग लगाने के मामले में सुनवाई की जाएगी। आपको बता दें कि सपा विधायक इरफान सोलंकी की आज फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होनी है। ये बड़ी और अहम जानकारी। तो इरफान महाराजगंज से कानपुर कोर्ट में पेश होंगे। आज महाराजगंज से कानपुर कोर्ट में पेश होंगे इरफान। फास्ट ट्रैक कोर्ट में आज सुनवाई होगी। वही महिला की झोपड़ी में आग लगाने के मामले में ये सुनवाई होनी है। ये बड़ी और अहम जानकारी। तो इरफान महाराजगंज से कानपुर कोर्ट में पेश होंगे। वही आपको बता दें कि इरफान की फास्ट ट्रैक कोर्ट में आज सुनवाई होगी। महिला की झोपड़ी में आग लगाने के मामले में ये सुनवाई होनी है। ये बड़ी और अहम जानकारी। सपा विधायक इरफान सोलंकी की आज महाराजगंज से कानपुर कोर्ट में पेशी होगी। वहीं आपको बता दें कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की जाएगी, जहां पर महिला के घर में आग लगाने के मामले पर यह सुनवाई होनी है। तो इरफान सोलंकी से जुड़ी ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। तो आज इरफान महाराजगंज से कानपुर कोर्ट में पेश होंगे, जहां फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई की जाएगी। तो महिला की झोपड़ी में आग लगाने के मामले में ये सुनवाई होगी। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। बीजेपी की प्रदेश स्तरीय कार्यशाला आज, ये बड़ी और अहम जानकारी। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम करेंगे बैठक की अध्यक्षता। ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रही। कार्यशाला में लगभग 150 पदाधिकारी शामिल होंगे। तो बड़ी खबर, बीजेपी की प्रदेश स्तरीय कार्यशाला आज प्रदेश प्रभारी दुष्यंत करेंगे इसकी अध्यक्षता। तो प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहां प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम इसकी अध्यक्षता करेंगे। तो वही कार्यशाला में 150 पदाधिकारी शामिल होंगे।
ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, जहां भाजपा प्रदेश कार्यालय में ये कार्यशाला आयोजित की जाएगी। वैसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए नवीन शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए। नवीन, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आज बीजेपी की कार्यशाला का आयोजन है, क्या कुछ खास आज की कार्यशाला में रहने वाला और कौन कौन इसमें मौजूद रहेगा? जी, निश्चित तौर पर बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम आज अपने एक दिवसीय दौरे को लेकर उत्तराखंड पहुंच रहे हैं और वह जो कार्यशाला का आयोजन किया गया है प्रदेश कार्यालय में, कहीं ना कहीं जो यह कार्यशाला है काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जो पदाधिकारी हैं, तमाम सारे पदाधिकारियों को अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है और सभी जो बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं उनके साथ वो वार्ता करेंगे। तमाम सारे विषयों पर चर्चा होगी, संगठन को किस तरीके से मजबूत बनाया जाए और इसके साथ ही किस तरीके से बीजेपी द्वारा जो काम किए जा रहे हैं उसे जन जन तक पहुंचाने को लेकर यह कार्यशाला का आयोजन किया गया है। अब से करीब 11 बजे के करीब में यह जो कार्यशाला है इसका आयोजन होने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं तमाम सारे जो पदाधिकारी हैं वह बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पहुंचने का जो सिलसिला है वह शुरू हो गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण यह बैठक मानी जा रही है क्योंकि तमाम सारे पदाधिकारियों को एक जो मूल मंत्र दिया जाएगा कि किस तरीके से प्रदेश में बीजेपी सरकार काम कर रही है और संगठन को किस तरीके से मजबूत बनाया जाए, इसको लेकर तमाम सारे विषयों पर चर्चा हो सकती है। जी बिल्कुल नवीन, और जिस तरह से 150 पदाधिकारी इस कार्यशाला में मौजूद रहने वाले हैं, क्या इस कार्यशाला में और कोई भी जो है जुड़ सकता है? जी, निश्चित तौर पर अगर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की बात करें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात करें तो तमाम सारे लोग जो वरिष्ठ नेता हैं वह इस कार्यशाला में मौजूद रहेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदेश प्रभारी उत्तराखंड आ रहे हैं तो यह कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है कि संगठनात्मक रूप से यह जो बैठक कार्यशाला होने जा रही है वो काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तमाम सारे बिंदुओं पर चर्चा होगी और तमाम सारी बातों पर भी मोहर लगने की संभावना जताई जा रही है कि किस तरीके से बूथ स्तर से जो बूथ स्तर से किस तरीके से मजबूत किया जाए, संगठन को किस तरीके से मजबूत किया जाए और जो सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं उसको जन जन तक किस तरीके से पहुंचा जाए, इन सब तमाम सारे विषयों पर भी चर्चा हो सकती है आज की जो बैठक होने वाली है। जी बिल्कुल नवीन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वही देहरादून श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने रिपोर्ट सौंपी है। जोशीमठ में हुई आपदा को लेकर जांच रिपोर्ट सौंपी गई है। तो साथ ही आपको बता दें कि वैज्ञानिकों ने कुलपति को जांच रिपोर्ट सौंपी है। राज्यपाल सीएम के अलावा आपदा प्रबंधन को भी एनडीपीसी टनल की रिपोर्ट सौंपी गई है। तो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ को वजह इसके पीछे बताया गया है। ये बड़ी और अहम जानकारी श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी की जोशीमठ पर रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। वैज्ञानिकों ने सरकार को रिपोर्ट सौंपी है। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ को वजह इसमें बताया गया और साथ ही आपको बता दें कि जो आपदा प्रबंधन कमेटी है उन्हें भी ये रिपोर्ट सौंपी गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अजीत काम्बोज हमारे साथ जुड़ गए। अजीत, जिस तरह से जोशीमठ की जो स्थिति बनी हुई है उसको लेकर अब रिपोर्ट सौंप दी गई है, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल रही है और अब क्या इस पर आके जो है एक्शन लिए जाएंगे? बिल्कुल, अगर उत्तराखंड प्रदेश की बात की जाए तो 2 जनवरी को जोशीमठ आपदा सार्वजनिक हुई थी और उसके बाद से ही लगातार इसको लेकर कार्य हो रहे हैं। उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी ने जनवरी माह के अंतिम सप्ताह में 3 सदस्यीय दलों ने जोशीमठ क्षेत्र का दौरा किया था, जहां उन्होंने भूगर्भीय जो भी चेंजेस हुए हैं उसको लेकर वहां पर जाँच पड़ताल की थी और अब उन्होंने विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है जो कुलपति के माध्यम से मुख्यमंत्री, राज्यपाल, आपदा प्रबंधन सचिव और तमाम संस्थानों को भेजी जाएगी। सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी की जो रिपोर्ट आई है उसमें कहीं ना कहीं प्राकृतिक छेड़छाड़ का जिक्र किया गया है। इसके अलावा जो बड़ी बात यह कही गई है कि जो धारण क्षमता है जोशीमठ शहर की वो ओवर हो चुकी है, जिसके चलते वहाँ पे तमाम तरह की दिक्कतें हुई हैं। और बड़ी बात यह है कि जो विष्णुघाट तपोवन जो जल विद्युत परियोजना है उसको लेकर सुरंगें वहाँ पर खोदी गए, उसी के चलते ये पंक्चर हुआ है और जिसके चलते लगातार भूधसाव जैसी स्थिति पैदा होने लगी है। ये प्रारंभिक कारण निकलकर सामने आया है प्राकृतिक छेड़छाड़ का। इसके अलावा जो धारण क्षमता की बात हो रही है जोशीमठ क्षेत्र को लेकर वो काफी ज्यादा हो चुकी है, जिसके चलते तमाम दिक्कतें वहां पर पैदा हो रही हैं और इसको लेकर विस्तृत रिपोर्ट कुलपति के माध्यम से सरकार को सौंपी जाएगी। जी बिल्कुल अजीत, लेकिन जिस तरह से इस पूरी रिपोर्ट में वजह जो है वो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ मानी गई और ऐसे में अब किसको इसका जिम्मेदार बताया जा रहा है और किस पर आगे इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की जाएगी?
बिल्कुल आपने ठीक कहा। अगर श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो उनके 3 सदस्यीय दल ने अपनी रिपोर्ट तैयार की है और रिपोर्ट वो कुलपति के माध्यम से राज्यपाल, मुख्यमंत्री और शासन को प्रेषित की जाएगी। रिपोर्ट में जिन जिन बिंदुओं का जिक्र किया गया है, जो सबसे पहले जो सबसे अहम हो जाता है वो है प्राकृतिक छेड़छाड़ कि टनल के बनने के चलते वहां पर तमाम दिक्कतें पैदा हुई है। इसके अलावा जो जोशीमठ शहर की धारण क्षमता थी वो ओवर हो गए, जिसके चलते तमाम परेशानियां बढ़ी है। तो तमाम ऐसे बिंदु हैं जो रिपोर्ट में तैयार किए गए हैं और जिसको शासन को भेजा जाएगा। अब शासन उस पर क्या संज्ञान लेता है, शासन की तरफ से क्या उस पर एक्शन प्लान तैयार किया जाता है, इसका इंतजार किया जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि जो प्रारंभिक जांच निकलकर सामने आई है उसमें कहीं ना कहीं दिक्कतें बढ़ना तय माना जा रहा है। जी बिल्कुल अजीत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे जहां श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट जोशीमठ को लेकर सामने आ चुकी है, जहां मुख्य वजह प्राकृतिक छेड़छाड़ बताई जा रही है और ऐसे में वैज्ञानिकों ने सरकार को भी रिपोर्ट सौंप दी है। तो ये रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। बड़ी और अहम जानकारी देहरादून से आपको बता दें, जहां देहरादून बद्रीनाथ केदारनाथ धाम के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। 3 दिन में 64,939 यात्रियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया। ऐसे में GMVN के लिए अब तक 3 करोड़ की बुकिंग हुई है। अक्षय तृतीया पर खुलेंगे यमुनोत्री गंगोत्री धाम के कपाट, ये बड़ी और अहम जानकारी। तो बद्रीनाथ केदारनाथ धाम के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि अब तक 64,000 यात्रियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है और ऐसे में GMVN के लिए अब तक 3 करोड़ की बुकिंग हो चुकी है। तो अक्षय तृतीया पर धामों के कपाट खोले जाएंगे। यमुनोत्री गंगोत्री धाम के कपाट अक्षय तृतीया पर खोले जाएंगे। तो बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के लिए रजिस्ट्रेशन होने शुरू हो गए हैं और अब तक 64,000 यात्रियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। GMVN के लिए अब तक 3 करोड़ की बुकिंग हो चुकी है। अक्षय तृतीया पर धाम के कपाट खोले जाएंगे। तो वहीं आपको बता दें कि यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट भी अक्षय तृतीया पर खोले जाएंगे। इसके अलावा बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के लिए अब तक 64,000 यात्रियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। ये बड़ी और अहम जानकारी। तो अक्षय तृतीया पर धामों के कपाट खोले जाएंगे। यमुनोत्री गंगोत्री धाम के कपाट अक्षय तृतीया पर खुलेंगे। साथ ही आपको बता दें कि बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के लिए अब तक 64,000 यात्री रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बनी रहिए हमारे साथ। नमस्कार।